हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 2 अकाउंटेंसी पे। तो अकाउंटेंसी के मैंने कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज जो हम यूज करते हैं अकाउंट्स के अंदर वो मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स मैंने बताए थे। तो आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या होते हैं। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या ये होते हैं आगे 10, इसके अंदर क्या हम क्लासिफाई करते हैं तो 10 पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है एंटाइटी कंसेप्ट, देन ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, रिवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट। रिवेन्यू रियलाइजेशन के अंदर आगे उसको बेसिस जो उनके ऊपर जो बेस करते हैं वो सेल्स बेसिस, कैश बेसिस, प्रोडक्शन बेसिस, देन मैचिंग कंसेप्ट, verifiable objective evidence concept and accurate concept. So first of all हमारे पास आता है entity concept. Entity concept क्या होता है? ये एक सेपरेट, हम इसको सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट भी बोल सकते हैं। जैसे कि अगर किसी का बिजनेस है और उसका अलग से कोई ओनर है तो उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है, सेपरेटली उसके एंटिटी कंसेप्ट पे वो बेस्ड है। जैसे किसी मान लेते कोई भी एबीसी कोई कंपनी है, कोई भी एबीसी कंपनी है, तीन की पार्टनरशिप है, तो क्या कहेंगे कि हम ये नहीं कह सकते कि ए ही उसका मेन जो है, ए ही उसका मेन मैनेजर है उसका। तो क्या कहेंगे, ओनर क्या है उसका अलग है, यानी कि बिजनेस अलग है उसका और ओनर अलग है उसका। तो उसको हम कहेंगे कि सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट उस पर बेस्ड होता है। वो मैनेजमेंट है, जो वो कंपनी है वो सेपरेटली डिपेंड करती है उसके ओनर के ऊपर और बिजनेस उसका अलग है और उसका ओनर अलग है। उसके बाद हमारे पास ये एंटिटी कंसेप्ट जो है ये क्या होता है, जैसे कि हमारे पास जो अलग अलग जो हमारे पास वो होते हैं कि एक पर्सन है कोई भी, उसने अपना बिजनेस शुरू किया है, तो ये नहीं कि वो उसका ओनर रहेगा, उसका ओनर कोई और भी हो सकता है। जैसे किसी को बना के कंपनी किसी और को दे दी हो तो वो होता है उसका ओनर। तो ये होता है उसका सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। देन आता है हमारे पास ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है, जैसे मैंने टर्म्स यूज की थी कैपिटल, एसेट्स और लायबिलिटीज। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास एसेट्स है, एसेट्स जैसे एसेट्स होगी, बिल्डिंग्स होती है। मैंने एसेट्स क्या बताए थे कि जो भी जितना भी सामान, अगर किसी ऑफिस के अंदर कोई भी फर्नीचर पड़ा है या कोई भी और टेबल पड़ा है, स्टूल पड़ी है, चेयर पड़ी है, तो वो क्या होते हैं, उसकी एसेट्स होती हैं। लायबिलिटीज क्या होती हैं, जिनके ऊपर हम क्या लेते हैं, जिन सामान के ऊपर हम अगर हम लोन ले लेते हैं या फिर क्रेडिटर्स डेबिटर्स, ये होते हैं हमारे पास लायबिलिटीज। तो एसेट्स जैसे कि हमारे पास बिल्डिंग्स होगी और लैंड्स होगी, हमारी मशीनरीज होगी, फर्नीचर हो गया, जो डेबिटर्स हो गए, बैंक कैश हो गए, ये हमारे पास क्या होती है, लायबिलिटीज होती है। जिनका हमें बिल्स मिलता है, जिनका हमें बिल मिलता है, वो होती है हमारी लायबिलिटीज। और उसके बाद आता है हमारे पास कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, जो प्रोप्रिएटर्स होता है, जो प्रोप्रिएटर्स की वो क्या होती है, कैपिटल होती है, जो उसका मेन पर्सन है वो होता है कैपिटल। फिर आती है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होते हैं, जैसे लोन हो गया या फिर बैंक का ओवरड्राफ्ट हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, बिल पे जो बिल पेंडिंग है, पे करने लायक होता है वो बिल्स हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, जो भी जितने भी हम महंगा सामान खरीद रहे हैं वो हो गए, वो क्या होते हैं, लायबिलिटीज होते हैं। जिनकी इनकम एडवांस में हम पहले देते हैं फिर हमें वो सामान मिलता है, वो होते हैं हमारे पास लायबिलिटीज। तो ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कैपिटल होता है उसे अगर हम उसमें इसमें एक इक्वेशन यूज की जाती है, एसेट्स में से लायबिलिटीज अगर हम माइनस कर ले तो हमें मिलेगी कैपिटल। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के अंदर हम यूज करते हैं कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्या शो करते हैं कि ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या होता है। अगर कैपिटल में अगर हम एसेट्स में से लायबिलिटीज को मतलब कम कर दें, लायबिलिटीज को घटा दें तो हमें कैपिटल मिल जाएगा। बट ऐसे अगर हमें क्या अगर एसेट्स निकालने हैं तो हम क्या कर लेंगे, लायबिलिटीज में क्या कैपिटल के अंदर लायबिलिटीज ऐड कर देंगे तो हमारे पास एसेट्स आ जाएंगे। तो उसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसको हम क्या कह सकते हैं, डबल एंट्री कंसेप्ट भी कह सकते हैं। जैसे कि कंसेप्ट क्या होता है, डबल एंट्री का सिस्टम क्या होता है, जो रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस होती है, जैसे कि
मैंने डबल एंट्री लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब एक एंट्री को बार बार, जैसे हमने एक बार तो रिकॉर्ड किया उसको कच्चे पेज पे, देन फिर उसको रिकॉर्ड किया हमने पक्का, जो हमारा लेजर होता है, खाता होता है, बही खाता होता है, उसके अंदर हमने उसकी रिकॉर्डिंग की, वो होता है हमारा पक्का काम। तो ये होता है डुअल एंट्री सिस्टम, मतलब कि डबल एंट्री सिस्टम। एक बार हमने कच्ची एंट्री करी, एक बार हमने कच्चा जो था हमारे पास वो एंटर किया, जो भी हमने सामान बेचा, जितने का भी हमने सामान सेल किया उसकी एंट्री करते हैं। वो मैंने रिसिप्ट वाला बताया है कि एक रिसिप्ट होती है ऐसे, उसमें क्या लिखा जाता है, नेम वगैरह, डेट, और यहाँ पे सामान लिखा जाता है, फिर टोटल किया जाता है। तो ये अगर एक बार तो जैसे प्लेन पेज के ऊपर बना लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं कि सामान इतने का था, इतना हुआ, और यहाँ पे टोटल आ जाता है। तो यही सारी एंट्रीज फिर जो मेन जो हमारे पास लेजर होता है उसके अंदर हम करते हैं। ये जो मेन एंट्री होती है वो हमारे मेन लेजर के अंदर होती है। देन हमारे पास आता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होगा, मतलब कि जैसे अगर मतलब हमने कोई बिजनेस शुरू किया तो हम ये तो नहीं सोच सकते कि वो अगले साल तक खत्म हो जाएगा, ऐसा तो कभी नहीं सोचते। तो क्या होता है कि गोइंग कंसर्न मतलब कि वो चलता रहेगा बिजनेस, उसकी इनडेफिनेट पोजीशन होती है, इनडेफिनेट फ्यूचर होता है उसका। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अंदर हम ये नहीं सोच सकते कि अगर हमारा कोई लॉस हो भी रहा तो हम लॉस को नेग्लेक्ट करके हमारा सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं, और फिर वो प्रॉफिट हम आगे डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, मतलब कस्टमर्स को बताते हैं कि हमारा ऐसा इतना हमारे बिजनेस के अंदर इतना प्रॉफिट है, आप हमारे बिजनेस के अंदर पैसा लगा सकते हैं। तो वो होता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कि मतलब कि हमारा जो बिजनेस है वो क्या आ रहा है, हमारा चलता ही जा रहा है, मतलब इंडेफिनेट पोजीशन है उसकी, इंडेफिनेट फ्यूचर, मतलब इनडेफिनेट कहते हैं हम, इनफाइनाइट कह सकते हैं हम, इनफाइनाइट फ्यूचर, जिसका फ्यूचर इनफाइनाइट है, मतलब हमें नहीं पता कि वो कब तक चलेगा। हम लॉस को तो हम मान के ही नहीं चल रहे, हम सिर्फ प्रॉफिट को लेके चलते हैं, वो होता है हमारे पास इनफाइनाइट फ्यूचर। और उस बेसिस पे हम अपना बिजनेस शुरू करते हैं। कभी भी अगर हम बिजनेस शुरू करते हैं हम ये तो कभी नहीं सोचते कि वो थोड़ा चलेगा या ज्यादा चलेगा। तो वो हमारे पास होता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को हम मद्देनजर रखते हुए चलते हैं कि क्या है, हमारा बिजनेस लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा, ये लॉन्ग टर्म होगा। देन हमारे पास आता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या होता है कि किसी एक अकाउंट का कितना टाइम पीरियड हम रखते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर हम अकाउंटिंग पीरियड हमारा जैसे स्कूल के अंदर एडमिशन शुरू होता है 1 अप्रैल से और वो चलता है 31 मार्च तक। तो हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है इंडिया के अंदर वो चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। और जो ब्रिटिश जो है फॉरेनर कौन के अंदर जैसे 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। तो जो मिनिमम ड्यूरेशन होती है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट की वो होती है 12 मंथ्स की। 12 मंथ्स के अंदर हमने जितना प्रॉफिट कमाया, जितना लॉस कमाया, वो सब कुछ एक डायरी के अंदर, एक खाते के अंदर लिखा जाता है। वो हमें दिखाता है कि अगर हमने टाइम ज्यादा बढ़ा दिया तो टाइम ज्यादा बढ़ाने से क्या होगा कि हमारा जो जितना हमारा जो वो था इसका मतलब कैलकुलेशंस थी वो क्या हो जाएगी, गड़बड़ा जाएगी। उससे क्या होगा, हमारी मिसमैचिंग हो जाएगी कि नेक्स्ट ईयर की थी या इस ईयर की थी। तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसका टाइम पीरियड मिनिमम टाइम पीरियड 12 मंथ्स का रखते हैं, मैक्सिमम 12 मंथ्स का रखते हैं हम कि कोई भी अगर एंट्री करनी है 12 मंथ से पहले होनी चाहिए। एंड उसका ड्यूरेशन या तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हो सकती है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हो सकती है। तो ऐसे हम मान के चलते हैं 12 मंथ तक का टाइम पीरियड अपने अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। अगर कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो हम उसका 1 अप्रैल से खाता शुरू कर देते हैं कि हमने यहाँ से शुरू किया अपना बिजनेस। अब नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल आने से एक दिन पहले तक, तो 31 मार्च तक हम कंप्लीट दिखाएंगे कि हमने पूरे साल में क्या तो हमने नोट किया, क्या हमने बेचा, क्या हमने खरीदा, कितना हमें प्रॉफिट हुआ, कितना हमें लॉस हुआ, वो सब कुछ आएगा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के अंदर। उसके बाद हमारे पास इस कंसेप्ट में क्या होता है कि जो अकाउंटिंग और जो हमारे पास है एक्ट, जो हमारे पास कंपनी एक्ट है, जो हमारे पास अमेरिकन कंपनी एक्ट है, तो वो क्या करता है, अमेरिकन बैंक एंड अकाउंट कंपनी एक्ट है, वो मान के चलता है 1 जनवरी से 31
पीरियड, तो उसके अंडर वो अपनी सारी एंट्रीज अपने खाते के अंदर, अपने लेजर के अंदर, जो उनका पक्का खाता होता है उसके अंदर वो शो कर देते हैं। तो उसमें हमें पता चल जाता है कि कितना तो प्रॉफिट होता है और कितना लॉस होता है। देन हमारे पास आता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या करता है, जैसे कि हमने इनकम रिसीव की, तो क्या होता है उस इनकम की रिसिप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अंदर आता है रिसिप्ट ऑफ इनकम। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में आएगा हमारे पास रिसिप्ट ऑफ इनकम। जितने हमने इनकम ली उसके इनकम की रिसिप्ट, जो पेमेंट हमने एक्सपेंसेस की उनकी रिसिप्ट, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। जितना हमने सामान खरीदा, जितना हमने सामान बेचा, उन सब का रिसिप्ट, उन सब का ब्यौरा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अंदर आता है। फॉर एग्जांपल, अगर कैसे मान लेते हैं किसी शॉप के ऊपर, शॉप पे बैठे हैं, तो कोई फ्रेंड आ जाता है, तो ऐसे मतलब शो कि जा पिज्जा खाया, जा बर्गर ले आओ, जाओ चाय ले आओ, कोल्ड ड्रिंक ले आओ, तो वो है तो खर्चा सिर्फ सीधा गले में से पैसे निकाल के दे देते कि जाओ पिज्जा खाया हो या फिर बर्गर खाया हो। बट वो सारा मेजरमेंट, वो सारा मनी ट्रांसफर, जो मनी मेजरमेंट होती है, क्योंकि खर्च तो हो ही रहा है, हमारे गले से पैसे तो जा ही रहे हैं, तो वो भी सब कुछ नोट किया जाता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, फिर एंड के अंदर हमें सारा का सारा डाटा, कितना प्रॉफिट लॉस का, हमें वो लिखना पड़ता है। तो वो जो मनी हमने खाने पीने में वेस्ट किया, खाने पीने में लगाई है, वो सारी मनी का भी रिकॉर्ड रखा जाता है कि ये इतने पैसे यहाँ पे हमने खर्च किए थे। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में जैसे जितनी हमने सेल की या फिर परचेज की एसेट्स की, सेल्स या परचेज एसेट्स, अगर हमने कोई जमीन, अगर हम कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, तो हमारे घर से पैसा जा रहा है, तो क्या करेंगे, उसको मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे कि हमारे घर से इतना पैसा हमने इसमें प्लॉट लिया था, तो वो सारा खाते के अंदर लिखा जाएगा। या फिर हमने सेल किया, मतलब कि पैसा हमें मिल रहा है, तो वो पैसा कहाँ से आया वो भी हमें लिखा जाएगा मनी मेजरमेंट में। तो ये सब कुछ लिखा जाता है। जैसे कि हमने 5 एकड़ जमीन खरीद ली और हमने, हमारे पास है 20 व्हीकल्स और हमारे पास है 6 टेबल्स और हमारे पास 2 लाख कैश पड़ा है, तो इन सब का क्या लिखा जाता है, पूरा टोटल अमाउंट लिखा जाता है। एसेट, जैसे एसेट ले ली, 5 एकड़ हमने जमीन ले ली, प्लस हमारे पास 20 व्हीकल्स हैं और हमारे पास 2 लाख रुपए पड़े हैं घर पे, और हमने क्या ले लिया, हमारे पास जैसे टेबल, जो भी हमने एक्स्ट्रा सामान लिया, ऑब्जेक्टिव्स, तो इन सबको मिला के कितना हमारे पास टोटल पैसा बनता है। मतलब कि अगर 5 एकड़ लैंड है, उसको सेल करके कितना पैसा हमें मिलेगा, 20 व्हीकल को सेल करके कितना पैसा मिलेगा, 2 लाख हमारे पास है ही ऑलरेडी, और ऑब्जेक्टिव हमारे पास है, टेबल्स होगी, चेयर्स होगी, अगर हम बिजनेस को, अगर हम इन सबको बेच के कितना पैसा हम इकट्ठा कर सकते हैं, वो सब कुछ लिखा जाता है मनी मेजरमेंट के अंदर। कितना हमारे पास इनकम है, वो होती है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अंदर। देन हमारे पास आता है कॉस्ट कंसेप्ट। अब कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है कि हमने कोई मशीन खरीदी, अगर हमने कोई मशीन, दवाई बनाने की कोई भी मशीन खरीदी, हम फार्मास्यूटिकल्स के अंदर पढ़ रहे हैं, डी फार्मेसी के अंदर पढ़ रहे हैं, तो हमने कोई दवाई बनाने की मशीन खरीदी, तो वो कितने रुपए की आई, हम सिर्फ ये तो नहीं लिखेंगे कितने रुपए की आई, उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी होगा, उसका इंस्टॉलेशन का खर्चा भी होगा, और जो दे के जाएगा उसको हम टिप भी देंगे, तो वो सब कुछ लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि हमने इतने की खरीदी, अगर उसका परचेज प्राइस कम हुआ और हमारा खर्चा ज्यादा हुआ तो वो तो लॉस हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, उस मशीन का परचेज प्राइस प्लस उसका जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो, और इंस्टॉलेशन का खर्चा, और जो हमने टिप दी वो भी सब कुछ क्या है मिक्स करके लिखेंगे हमारे कॉस्ट कंसेप्ट के अंदर। कॉस्ट कंसेप्ट में हम लिखेंगे जैसे कि कोई बाय मशीन, हमने कोई मशीन बाय की, तो उसमें हमारा ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी हुआ, उसको इंस्टॉलेशन का खर्चा
भी हुआ। हमने टिप भी दी जो हमारे घर इंस्टॉल करके गया है, जो हमें ट्रांसपोर्ट करके गया है। अगर मशीन का प्राइस 25,000 रुपये भी हुआ तो इन सब का टोटल हम 25,000 नहीं लिखेंगे, इसका हम टोटल इन सबको मिला के फिर इसका टोटल करेंगे। तो ये होता है हमारा कॉस्ट कंसेप्ट के तहत कि हमें इतने की पड़ी है मशीन, टोटल हमें कितने की मशीन पड़ी वो फिर लिखा जाता है कि हमें इतने की पड़ी। देन हमारे पास आता है रेवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट। रेवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट, उसमें था सेल्स बेसिस, तो सेल्स बेसिस देखते क्या होता है। सेल्स बेसिस के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने कितने की सेल की, हमने कितना क्या अमाउंट हमने बेच दिया। जब हमें एक सेल कंप्लीट होगी, मान लिया कि हमने एक सेल कंप्लीट कर दी, कि एक ऑर्डर था, हमें एक ऑर्डर मिला, वो हमने कंप्लीट कर दिया, तो वो कंप्लीट सेल जितने की होती है, जितना एसेट्स होता है, जितना एसेट्स में लगा है, वो सारा कुछ मिला के किस में लिखा जाता है, पे कैश, जितना कि उसके अंदर कैश पे हुआ है, कितना ट्रांसफर हुआ है, और जो बायर ने हमें दिया एक्सचेंज में पैसे कैश दिया है या फिर हमें ट्रांसफर किया है मनी, तो वो सब कुछ लिखा जाता है हमारे सेल्स बेसिस कि हमने इतने का बेचा था, ये हमारा मनी प्राइस था और ये हमें मिल चुका है। उसके बाद हमारे पास आता है कैश बेसिस। कैश बेसिस के अंदर क्या आता है, जब रेवेन्यू रियलाइज की जाती है, रेवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट है, सेल्स बेसिस के अंदर सेल्स की रियलाइजेशन की जाती है रेवेन्यू, एंड कैश बेसिस के अंदर रेवेन्यू रियलाइज की जाती है जब अमाउंट कितना हो हमारे सेल का वो एक्चुअली कलेक्टेड हो चुका हो, जितना अमाउंट हमारे सेल का वो कलेक्ट हो चुका हो। ये बेसिस अडॉप्ट करता है कुछ डाउट कि मतलब कि कैसे जब हम कलेक्शन कर रहे हैं कि वो अमाउंट सेल्स के अकॉर्डिंग क्या उतना ही हमने उतने का ही बेचा है जितना कि हमें कैश मिला है, तो वो हमें मिलता है कैश बेसिस के ऊपर, रेवेन्यू रियलाइज किया जाता है कैश बेसिस के ऊपर। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोडक्शन बेसिस। प्रोडक्शन बेसिस में हमारे पास आता है कि अगर रेवेन्यू रियलाइज किया जाता है, कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, द रेवेन्यू कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इन द ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बेसिस पे भी रेवेन्यू को रियलाइज किया जा सकता है, रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। ये बेसिस अडॉप्ट करता है जब सेल बेसिस हमारे फेल हो जाती है, जब सेल बेसिस फेल हो जाती है तब हम प्रोडक्शन बेसिस का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, लॉन्ग टर्म जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं, रिवेन्यूज होते हैं, वो यूजुअली रिकॉग्नाइज किए जाते हैं हमारे पास जो प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने से पहले, प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने से पहले हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, रेवेन्यू उसका यूजुअली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं उसका कंप्लीट होने से पहले। देन हमारे पास आता है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या बताता है कि एक पीरियड के अंदर उतना हमें क्या मिला, उतना रिकॉग्नाइज किया गया हमारा मैचिंग सेम पीरियड के अंदर एज एसोसिएटेड रिवेन्यू, जितना हमने रिवेन्यू किया था क्या हमारा उससे हमारा जितना भी सेल्स हो रहा है, जितना भी वो हो रहा है, जितना भी हमने सेल्स किया, जितना परचेज किया गया वो हमारा मैच कर रहा है हमारे सेल्स बेसिस के ऊपर। ये सब कुछ डिपेंड करता है रेवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट पे। अगर रेवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट के इन तीनों प्रोडक्शन के इन तीनों बेसिस के अकॉर्डिंग हमारा मैचिंग कंसेप्ट चलता है। अब मैचिंग कंसेप्ट में क्या होता है, एक्सपेंसेस जो हमने हैं वो क्या करते हैं, वो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं सेम पीरियड के अंदर। जो एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज किए जाते हैं वो लिंक्ड होते हैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन से, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन से वो लिंक्ड होते हैं। एक्सपेंसेस को मैच कर सकते हैं हम जो भी हमारे रेवेन्यूज के अकॉर्डिंग हमारे रीजनेबल या प्रेडिक्टेबल जितने भी आ रहे हैं हमें, तो वो हम मैच करके हम क्या कर सकते हैं, उनके जो भी हमारा प्रॉफिट लॉस है वो हम निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास कंसेप्ट है। वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट क्या कहता है कि हमने जितना हमने लिया, वो जितना हमने सेल परचेज किया था, क्या वो हमारे पास
उसका ऑब्जेक्टिव जितना था वो वेरीफाई हो चुकी, हमने उन्होंने इतने का ऑर्डर दिया था और हमने इतने का ऑर्डर कंप्लीट कर दिया, वो होता है हमारे पास वेरीफाइड ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। देन आता है हमारे पास एक्यूरेट कंसेप्ट। एक्यूरेट कंसेप्ट क्या कहता है कि सब कुछ एक्यूरेटली चल रहा है, जितना हमने सब एंट्री करी है, जितनी हमने एंट्री फिल की है, जितना हमने सेल परचेज किया है, क्या जितनी हमारी लायबिलिटीज है, जितनी हमारे एसेट्स है, कैपिटल है, क्या वो सारे एक्यूरेट चल रहे हैं, तो वो हमारे पास आता है एक्यूरेट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमारे पास सेकंड टॉपिक हमारे पास आता है अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन आगे 4 टाइप्स में से हमें डिस्क्राइब कर सकते हैं उसको। कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी एंड कन्वेंशन ऑफ कन्वर्सेशन। तो ये सब हमारे पास है अकाउंटिंग कन्वेंशन। कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर मतलब क्या, अपना जो प्रोडक्ट है वो क्या करता है, हम उसको डिस्क्लोज कर देते हैं, जितनी उसकी एंट्री, जितना हमारा प्रॉफिट होता है हम उसको डिस्क्लोज कर देते हैं, मतलब कि सबको बता देते हैं कि हमारा इतना प्रॉफिट हुआ है। उससे क्या होगा कि जो भी इंटरेस्टेड होगा वो हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा एंड हमारे बिजनेस में पैसा लगा सकता है। और तो वो क्या होता है कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, कि हमने कन्वेंसिंग करी, क्या हमारा डिस्क्लोजर किया, जितना भी हमारा क्या हुआ था, प्रॉफिट लॉस हुआ था, लॉस को हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं, जब हम प्रॉफिट देते हैं, प्रॉफिट का हम क्या करते हैं, कन्वेंशन करते हैं, उसको डिस्क्लोज करते हैं। जो भी इंटरेस्ट होते हैं, ओनर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, लैंडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स, सिटीजन, जितना जो चाहते हैं कि हम उसमें अपना पैसा लगा सकते हैं, तो वो हमारे पास हमारे बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट ले सकते हैं, वो होता है कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। देन आता है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास कि कंसीडर किया जाता है, ऐसा हम मान के चलते हैं कि मटेरियल इन्वेंट्स है, जो इनसिग्निफिकेंट डिटेल्स है वो इग्नोर की जाती है। जितने भी हमारे पास इनसिग्निफिकेंट डिटेल्स है उनको हम इग्नोर कर देते हैं जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं इनसिग्निफिकेंट डिटेल्स। हमारे प्रॉफिट्स लॉस को, उसमें से हम क्या करते हैं, सिर्फ प्रॉफिट्स को हम देखते हैं और हमारे बैलेंस शीट को हम, जितना हमारी बैलेंस शीट होती है जिसमें हम एंट्री दिखाते हैं, क्रेडिट्स की एंट्री दिखाते हैं, डेबिट्स की एंट्री दिखाते हैं, तो उसमें हम जितने भी हम मतलब हमें नहीं चाहिए, जैसे लॉस की हम नहीं शो करते, तो वो होता है हमारे पास कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, सिर्फ मेन चीज हम शो करते हैं उसके अंदर। देन हमारे पास आता है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी क्या शो करता है हमें कि जैसे हम कंसिस्टेंसी मतलब कि अकाउंटिंग पीरियड है, जो मेथड है वो जो अनचेंज रहता है, मतलब कि एक कंटिन्यूअस वे के अंदर चलता है कि हमने यहाँ पे यही एंट्री करनी है, यहाँ पे हमने इस चीज की एंट्री करनी है, यहाँ पे हमने टोटल लिखना है, तो वो क्या होता है हमारे पास कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, की हमारा जो बिजनेस है वो क्या करता है, एक कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग चलता है, वो अनचेंज रहता है। प्रिपरेशन जो हमारी फाइनेंशियल प्रिपरेशन है वहाँ पे अनचेंज रहता है कि हमें पिछले साल भी इतना प्रॉफिट हुआ था, हमें इस साल भी इतना प्रॉफिट हुआ है, और जितना बढ़ जाता है वो भी दिखाते हैं, तो वो आता है हमारे पास कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। देन हमारे पास आता है कन्वेंशन ऑफ कन्वर्सेशन या फिर कन्वर्टिज्म। कन्वेंशन ऑफ यहाँ पे आएगा कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिज्म।
कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म के अंदर हम क्या करते हैं कि ऐसे जितने प्रॉफिट्स होते हैं हमारे पास वो क्या करते हैं, प्रॉफिट्स को अगर हम इग्नोर करके देखें तो हमारे पास जितना लॉस हुआ तो उसको भी मान के चलते हैं, बट उसको क्या कर सकते हैं, बुक्स के अंदर हम शो नहीं करते, वो हमारे जो जितने हमारी बुक्स होती है उनके अंदर हम उसकी एंट्री हम शो नहीं करते जो लॉस होते हैं, तो वो हमारे पास कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म के अंडर आता है। जैसे कि जितने भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन हुई है सिर्फ उनको कंसीडर करके चलते हैं, जो भी लॉस वाले ट्रांजैक्शन होते हैं उनको हम इनहेरेंट कर देते हैं, उनको हम इनहिबिट कर देते हैं, उनको हम शो नहीं करते जो लॉस वाली ट्रांजैक्शन होती हैं। तो वो हमारे पास, ताकि जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या, उनको लॉस का पता नहीं चले, वो सिर्फ प्रॉफिट शो, उनको सिर्फ प्रॉफिट शो हो। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बुक कीपिंग।